बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जो नावल शुरू कर रहे हैं उसका नाम है किसी मेहरबानी आके, और बहुत ही टॉप का नावल है ये। आप जब इसको फुल रीड कर सुनेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला नावल। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। वो इस वक्त इस्लामाबाद के पॉश एरिया में मौजूद नाइट क्लब में बैठा विस्की के छोटे छोटे घूंट भरता डांस फ्लोर पर थरथराते लड़के और लड़कियों को बेजार से देख रहा था, जो बेहंगामा से म्यूजिक पर बाहों में बाहें डाले इर्द गिर्द से बेखबर नाचते हुए एक दूसरे में मगन थे। ये सब के सब अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें थी जो खुद को मॉडर्न शो करने के चक्कर में हर अच्छे बुरे की तमीज भूल बैठे थे। वो वहाँ अक्सर आता था और सिर्फ शराब से लुत्फ अंदोज होता। वहाँ मौजूद शबाब में इससे कोई इंटरेस्ट न था, इसलिए इस क्लब में आती जाती लड़कियां भी इस बात से बखूबी आगाह हो चुकी थी कि वहाँ सिर्फ चंद गेटने बैठने, शराब और सिगरेट पीने के साथ साथ सड़े हुए अंदाज में सबको गुनने आता है। शुरू में आने वाली लड़कियों ने बहुत दफ़ा इस पर लाइन मारने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे पर पथरीले और बेजार के उभरते तासरात ने सबको अपने में समेटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए अब वो वहाँ आकर अपना चस्का पूरा करता और खामोशी से उठकर चला जाता। ना वो किसी को बुलाता और ना ही कोई उसे। आज वो तकरीबन 20 दिन के बाद वहाँ आया था, एक हाथ से सिगरेट का कश लेकर दूसरे हाथ से ग्लास में मौजूद शराब का घूंट भरते हुए। जैसे ही इसकी नज़र इंटरेस्ट पर पड़ी तो वहाँ से आती लड़की को देखकर हैरत से साबित हो गया। अबिया हाशिम स्टेशन पर पुकारा गया। अबिया अपना नाम सुनकर आहिस्ते से चलती थर्ड सर्जन डॉक्टर रब्बानी के रूम में दाखिल हुई। सेट डाउन। डॉक्टर रब्बानी ने नाक पर मौजूद ऐनक के ऊपर से देखते हुए कहा, थैंक्स। वो सामने मौजूद चेयर पर बैठी, मैं अबिया हाशिम, मैंने आपकी मदर की रिपोर्ट्स देखी हैं और इनकी बीमारी का इलाज ऑपरेशन है। इन्होंने रुक कर अबिया की तरफ देखा। कोई और हाल? अबिया ने शिकस्ता आवाज में पूछा, नहीं, इनकी बीमारी जिस स्टेज पर है इसका आखिरी ऑप्शन ऑपरेशन ही होते हैं, वो भी 1-1.5 वीक के अंदर, वरना अगर ये पॉइजन सारे जिस्म में फैल गया तो इससे तो आगे खौफनाक खामोशी छा गई। क्या चार्जेस लोगी ऑपरेशन के? अबिया जानती तो थी मगर फिर भी पूछ लिया। रिसेप्शन पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। डॉक्टर रिबानी ने बात खत्म की। जी। अबिया ने रिसेप्शन पर आकर सारी इन्फॉर्मेशन दी। ऑपरेशन के चार्ज सुनकर मायूसी से शिकस्ता चाल चलती हो हॉस्पिटल से बाहर। बिया, तुम आ गई? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? नेहा ने एक ही सांस में सवाल पूछा। पानी? अबिया ने सहन में मौजूद तख्त पर बैठते हुए कहा। हाँ, मैं अभी लाई। किचन की तरफ जाना पड़ी। अबिया के पाँव सैंडल की गिरफ्त से आजाद की और लंबा सा सांस खींचकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। पानी? नेहा ने गिलास सामने किया। अबिया ने पानी खत्म करके गिलास वापस पकड़ाया। मुझे बताओ तो भैया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर क्या कहा? ऑपरेशन? मुख्तसर जवाब आया। ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन। अबिया ने मायूसी से सर हिलाते तस्दीक की। फिर अब? नेहा अभी भी शौक थी। अब क्या कुछ तो करेंगे ना? भैया, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी जॉब तो पहले ही छूट गई है। वो मालिक मकान भी आया था आज। वो परेशानी से बोली। क्या कह रहा था? वही जो पिछली दफा कह गया है, किराए दें या फिर वो लड़की? वो रुकी। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। भैया ने खुद को संभाल कर कहा। मगर कैसे? कहा है ना तो फिक्र ना करो और ना ही अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालो। इसने बेमुश्किल मुस्कुराकर माहौल को हल्का करना चाहा। अच्छा बताओ, क्या पकाया है तुमने? माश की दाल। आस्तीके से बताएगा। अच्छा ठीक है, तुम गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी को देख लूँ, फिर खाते हैं मिलकर दोनों। अबिया ने छोटी बहन का अफसरदा चेहरा देखकर सर थपथपाया और परेशानी से अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। जरार शाह ने इंटरनेट से चादर में लिपटी लड़की को आते देखा, जिसने आधे से ज्यादा चेहरा पल्लू से छुपा रखा था। वह हैरान था, इस हुली की लड़कियां भी वहाँ अपनी रातें रंगीन करने आती हैं। डस्टिंग। उसने हैरानगी और गुस्से के मेले जुड़े तासर से टेबल पर मुक्का मारा। ओह शक्ल मोहम्मद, करतूत काफरन। वो काफना अगवारी से कहता हुआ फिर से कश लेने लगा। अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? अबिया ने मुस्कुराते हुए माँ से पूछा, जो तस्वीर पढ़ रही थी। वह भी बेटी को देखकर मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ मेरी जान। मेडिसिन ली आपने? हाँ ले ली। अल्लाह ने मुझे दो इतनी मोहब्बत और ख्याल रखने वाली बेटियां जो दी हैं। इन्होंने अबिया के जर्द से चेहरे को हाथों में के प्याले में लेकर बोस दिया। अम्मी, आपसे एक बात करनी है। इजाज़त मांगी। हाँ अम्मी, वो रफाकत माल मकान की बात मान ले। ये क्या कह रही हो? हैरान हुई। ठीक तो कह रही हूँ। वैसे भी मेरी कौन सा रिश्तों की लाइन लगी हुई है जो रिश्ते की लाइन ना सही मगर इतने भी ये गुजरे नहीं है कि 50 साल मर्द से ब्याह दूंगी तुम्हें। शाजमा खफा से बोली। मगर अम्मी, अगर मगर छोड़ो, जाओ, थकी हुई आई हो और खाना खाओ। ये तुम्हारा सोचने का काम नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। इन्होंने बात खत्म की। अच्छा आप भी आराम करें, मैं भी नमाज पढ़ लूँ।
अभी आंसू रोकती जल्दी से बाहर निकली। मेरे मालिक, मेरी बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। जल्द अज जल्द मुझे इनकी फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक दे दे मेरे मालिक। शाज़मा ने अपनी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दिल से दुआ की। शाज़मा बेगम की शादी कम उम्री में ही हाशिम मुबीन नामी स्कूल टीचर से हुई थी। शाज़मा का ताल्लुक अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ घराने से था, मगर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, खुद को इस घराने से अलग कर लिया। शाज़मा 19 साल की थी जब उनके गांव के गवर्नर स्कूल में मेल टीचर की तकरीरी हुई। इन्हीं में से एक टीचर हाशिम मुबीन था। शाज़मा ने इस गबरू को गांव में देखा तो दिल हार बैठी, और देखते ही देखते दोनों तरफ से खतूत का तबादला होने लगा और बात शादी तक पहुंची। शाज़मा जानती थी कि इसके खानदान वाले से कभी भी एक गैर खानदान में मामूली टीचर से नहीं ब्याएंगे, इसलिए उसने हाशिम को राजी करके खुफिया निकाह कर लिया। कुछ अरसे वो दोनों इस निकाह को छुपा गए, मगर फिर हवेली में कुछ मेहमान शाज़मा का रिश्ता देखने आए और इसको पसंद कर गए और शाज़मा के लिए नई मुसीबत छोड़ गए। उन हालात में हाशिम ने घर से भाग जाने को ही बेहतर जाना, मगर शाज़मा इसके लिए न मानी। वो जो कर चुकी थी वो काफ़ी था। घर से भागकर अपने बाप भाइयों के लिए गाली नहीं बनना चाहती थी। यूं ही चंद दिन गुजरे। जब मंगनी की डेट फाइनल की हाशिम मुबीन को पता चला तो फौरन से शाज़मा में हक जताने हवेली चला आया। हाशिम मुबीन के मुंह से निकले सच्चे अंगारों को सब ने सुना, मगर पानी सर से गुजर चुका था। इस घर की इकलौती बहन बेटी थी वो लोग ना तो इसे माफ़ कर सकते थे और ना ही सजा दे सकते थे। इसलिए बाबा जान ने एक छोटी सी तकरीर रखी कि शाज़मा को हाशिम मुबीन के साथ रुखसत कर दिया हमेशा के लिए, और सजा के तौर पर उनसे हर रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया। वो दिन और आज का दिन दोबारा दोनों घरानों में कोई मुलाकात ना हुई। हाशिम इसे लेकर इस्लामाबाद आया, जहाँ इसकी बूढ़ी माँ थी। कुछ अरसे तो सब ठीक रहा। जब जमा पूंजी सरमाया खत्म हुआ तो हाशिम की कोई मुलाजमत ना मिली तो इसने शाज़मा के साथ बदज़बानी शुरू कर दी। बातचीत पर रोटी ना रही तो कैसी मोहब्बत और कहाँ की मोहब्बत, बस मोहब्बत का खेल खत्म हो चुका था। शाज़मा अपने फैसले पर पछता रही थी, मगर वो वापसी का दरवाज़ा खुद ही तो बंद करके आई, फिर कैसे जाती वापस। हाशिम मुबीन भी फारिग रहता और सारा दिन घर से बाहर रहता, जिसका नतीजा यह निकला कि बुरी सोबत में रहकर वो एक शराबी जुआरी बन चुका था। अक्सर शाज़मा को मारता पीटा। शाज़मा ये सब खामोशी से सहती, कोई आगे पीछे जो न था। हत्ता कि अबिया और नेहा की विदाइश पर भी हाशिम मुबीन के रवैये में कोई फ़र्क न आया। दोनों बहनें माँ को पीटता देखती, मगर उससे काबिल न थी कुछ कर पाती। शाज़मा भी इसी जिल्लत भरी ज़िंदगी को कबूल कर चुकी थी जो इसकी अपनी चॉइस थी। अबिया मैट्रिक में थी जब एक रोज़ हाशिम मुबीन के मैयत घर आई। जहरीली शराब पीने की वजह से इसकी मौत जुई के अड्डे पर हो गई थी। वहाँ मौजूद दीगरे लोग ही लाश घर पहुंचा गए थे। हाशिम मुबीन की मौत तो उनकी घरेलू लाइफ में कोई खास फर्क न आया। शाज़मा पहले भी सिलाई कढ़ाई करके घर का चलाती थी और अब भी, मगर अबिया ने गली के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी ताकि माँ का हाथ बटा सके। साल पर लगाकर उड़ते गया। अबिया ने BA इंटर्स कंप्लीट करके एक प्राइवेट कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब ले ली, क्योंकि शाज़मा की बीमारी से होने वाले खर्चे पर घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसलिए 4 माह मलिक इंडस्ट्री में दानियाल मलिक के सेक्रेटरी की जॉब की और 2 हफ्ते पहले ही वहां से रिजाइन किया था। अब ये अपने मसर पर लेटी माँ की ऑपरेशन और मकान के किराए के खर्चे को सोच रही थी, क्या करूँ अभी कि मैं मांगूंगी तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। मेरे मालिक, हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत ज़्यादा हुई क्या? मुझे दानियाल मलिक की बात मान लेनी चाहिए। कोई और भी तो चारा नहीं, इसके सिवा कोई देगा इतने पैसे मुझे? हाँ, यही आखिरी ऑप्शन है। अम्मी ने सारी जिंदगी एजीत में गुजार दी, अब मेरी बारी है इनके लिए कुछ कर सकूं। क्या मुझे ऐसा करके सुकून मिल सकेगा? वो खुद से सवाल करे। ऐसा कौन सुकून में है? सुकून किस बला का नाम है? हम गरीबों को क्या पता जो एक एक टके के लिए तरसते हैं। वो मायूस हुई। तो फिर मैं कॉल कर लूँ इससे? वो कश्म में थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये आखिरी सोच थी जो अबिया ने नींद की वादियों में जाने से पहले सोची। बिया उठी। अम्मी को देखो, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। नेहा ने सोई हुई अबिया को छोड़ा। क्या हुआ? अबिया हड़बड़ा कर उठी। अम्मी क्या हुआ? अम्मी को अबिया जल्दी से खड़ी हुई। पता नहीं, तुम चलो जल्दी। नेहा रोती हुई दोनों आगे पीछे भागती शाज़मा के कमरे की तरफ गई, जहाँ वो जुगी बैठी ब्लड वोमिट कर रही थी। अम्मी क्या हुआ? शाज़मा हरगिज जवाब देने की पोजीशन में ना थी। नेहा तुम संभालो, अम्मी को मैं रक्षा लाती हूँ, नेहा कहती हुई बाहर भागी। चंद मिनट बाद वो अबिया माँ को संभालती हॉस्पिटल जा रही थी। चादर में लिपटी लड़की जरार को अपनी तरफ बढ़ती महसूस हुई। इसने एक नज़र फिर से ऐसे देखा। वो वाकई आहिस्ता से चलती उसकी ही तरफ आ रही थी। मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ मिस अबिया हाशिम, जितनी जल्दी हो सके अपनी मदर को ऑपरेट करवाएं, वरना जी मैं करती हूँ कुछ होकर। स्पेशल पेपर साइन किए और चार्जर समेट करवा कर ऑपरेशन की डेट ली। जी अबिया ने आस्तीक से जी कहा। डॉक्टर ज़बानी सर हिलाकर चले गए। अबिया
रिसेप्शन पर आई, सारी डिटेल लेकर वहाँ मौजूद लड़की को देखा। वो कोई डिस्काउंट मिल सकते हैं? वो चीज जाते ही बोली, मैडम ये प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, तो कोई हैराती अदारा तो ना ही कोई सेल मेला जो डिस्काउंट मिले। आपको पेपर साइन करने हैं तो करें, मेरा टाइम वेस्ट ना करें। वो खड़ा सा जवाब देती फिर से कंप्यूटर पर बिजी हो गई। अब यह ऐसे टक्के से जवाब को सुनकर फाइनल फैसला करके मजबूत कदम उठाती नेहा और शाज़मा को घर वापस लाने के लिए चलती। सिमल बेटा कहाँ हो? किचन में थी। जब फरहा बेगम को आवाज़ न, जी अम्मी किचन में हूँ। ये छोड़ें सब और जाकर हुलिया ठीक करो, थोड़ा तैयार हो जाओ जाके। रफ़त रिश्ता कराने वाली का फोन आया और किसी फैमिली को लेकर आ रही है। फरहा बेगम ने तैयार होने की वजह बताई। अम्मी मैं नहीं जाऊँगी किसी के सामने, वो बताई। फजूल मत बोलो, चलो चलो। शाबाश, अपनी भाभीियों को पता है ना तुम्हें, मेरे होते हुए तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती। जब मैं ना रही तब ना जाने क्या करेंगी तुम्हारे साथ। इसकी तंग मत किया करो, छोड़ो ये। फरिया बेगम इसके हाथ से बाउल पकड़ा, जा रही हूँ सिर्फ आपकी खातिर, जा मेरा बच्चा। उन्होंने छोटे बच्चे के अंदाज में फचकारा। सिमल मुंह बनाती कमरे में तैयार होने चल दी। भैया तो मम्मी को क्यों लेके आई हो वापस? अगर फिर से तबीयत बिगड़ी तो नेहा परेशानी सोचे। 1-2 दिन तक पैसों का इंतजाम करके फिर एडमिट करवाएंगे। इतना बिल कहाँ से देते अभी एडमिट करवा कर? अब यह ने वापस लाने की वजह बताई। कहाँ से होगा इतना पैसों का इंतजाम? अभी तो ये किराया भी देने हैं 2 माह का, वो रो देने को थी। हो जाएगा तो फिक्र मत करो, अम्मी के पास जाओ। अब यह संजीदी सी कहती सीढ़ियाँ चढ़ गई। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अबिया हाशिम वो चुचकायो। अबिया हाशिम कैसे याद किया? दूसरी तरफ मुस्तखिराना अंदाज में पूछा गया। सर वो अबिया को सुखती होंठों पर जवाब है। जी जी जरूर कहे, मैं सुन रहा हूँ। वो महफूजा सर, वो आपसे मिलना चाहते हूँ। कबीर ने जल्दी से बात मुकम्मल कर दिल पर हाथ रखा, जिसकी धड़कन बेकाबू। हाँ। दूसरी तरफ हंगामा सर कहने लगा। इतनी जल्दी? उसने हंसी के दौरान पूछा। सर क्या आप मिल सकते हैं? अभी ना गुस्सा दबाते हुए। जरूर। तो फिर मैं कल ऑफिस आ जाऊँगा। नो मैं अभी ऑफिस में नहीं। क्यों? ऐसी मुलाकातें ऑफिस में नहीं होती। वो हंसा। तो फिर वह हैरान हुई। फिर ये कि अबिया दानियाल मलिक के मुंह से जगह का नाम सुनकर साख्त होगी। अबिया ने दानियाल मलिक के मुंह से जगह का नाम सुना तो झुकझुकाई। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। अगर मुझसे मिलना चाहती है तो कल शाम 7 बजे वहाँ आ जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। दानिया मालिक ने कहकर खटक से कार्ड काट दी। अबिया के पास इसकी बताई जगह पर जाने के सिवा कोई और चारा न था। वो लड़की ज़रार शाह के पास से होती हुई उसकी पिछले टेबल पर चेयर के सीट पर बैठी। ज़रार ने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। उस लड़की को दानियाल मालिक के टेबल बैठे देखकर ज़रार को बिल्कुल हैरत न हुई। वो जानता था कि दानियाल मालिक को नई लड़कियों से अर्ज होता है, ना तो इनकी क्लास से और ना ही हुलिया से। 2 साल में न जाने कितनी रिश्ते थे जो इनकार करके थे। अब तो सिंबल ने गिनती करना भी छोड़ दिया। वो टेरेस पे बैठी अपनी बार की रिजेक्शन को सोच रही थी। पता नहीं कितनी जिद्द से नहीं बाकी है सब घर वालों के सामने। काश के मेरे साथ वो सब न होता जो हुआ। काश मेरा चेहरा भी बाकी लड़कियों की तरह तुम एक बार फिर मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें वो अज़ियत दूँ जो तुमने ना सही हो। इन 2 सालों में मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके ना जाने कहाँ दफान हो गए हो। मेरी बददुआएं हरगिज़ तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी। ज़रार शाह। सिंबल ने आसमान की तरफ देखकर उसे हर बार की तरह बेसुकूनी की बेदुआ दी। अस्सलाम वालेकुम सर, अबिया ने डरते आवाज़ में कहा। हूँ। दानियाल मलिक ने सर हिलाकर शराब का घूंट भरा। जी तो मैं सबिहा किस सिलसिले में मिलना चाहती थी आप? वो जानता था मगर फिर भी पूछा। वो सर मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है। वो मुश्किल बात मुकम्मल कर पाई। ऑफ़र 2 हफ्ते पहले की थी, आपको जॉब के दौरान दी की थी, जब आप बहुत पाकीज़ा बीवी बनकर ऑफ़र और जॉब दोनों मेरे मुंह पर मार के आई थी। लफ्ज़ ऑफ़र सुनकर ज़रार शाह के कान खड़े हो चुके थे। आज वो 3 काम एक साथ कर रहा था, शराब, सिगरेट और तीसरा पीछे टेबल पर मौजूद दानियाल मलिक और अबिया हाशिम की गुफ्तगू। वो जानता था किसी की पर्सनल गुफ्तगू सुनना एक गैर अखलाकी हरकत है, मगर फिर भी वो ऐसा कर रहा था। इतनी जल्दी शराफत को चलो तारफिन कहा। वो स्टेंजर वो दोस्तराना असासा। मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो मनाई। पैसों की ज़रूरत तो तब भी थी अजनाइट जी। तो फिर सर प्लीज़ मैं इस दिन के लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ। ओके दानियाल ने कंधे छा, मगर 2 हफ्ते पहले की ऑफ़र और आज की ऑफ़र में थोड़ा रद्द बदल होगा। वो खबासत से मुस्कुराई। क्या? वो ऑफ़र 5 लाख और 1 रात की थी, मगर अब ये ऑफ़र 10 लाख और 10 दिन की होगी। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने साथ सिंगापुर लेकर जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या ख्याल है? वो गोंड बढ़ता उससे देख रहा था। मगर सर मैं कैसे जा सकती हूँ? दानियाल मलिक की कमीनगी जानती थी, मगर वो इस्तकार गंदा है, ये आज जाना था। क्यों भाई? ऐसे कामों में तो ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी इतने पैसों में पूरे साल की पिकनिक हो जाती है और तुम सिर्फ 10 दिन नहीं निकाल पा रही। सर प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरी मदर का वेट होना बहुत ज़रूरी है सर। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। प्लीज़ सर। मैं ऑफ़र बढ़ा देता हूँ। कमीनी से आँख मारता हुआ। नहीं सर मैं नहीं जा सकती। ओके फाइन, एज यू विश।
اگر نہیں منظور تو تم جا سکتی، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اتنے پیسوں کا کوئی بھی تمہیں آفر نہیں دے گا، اور ویسے بھی بہت دیکھی ہیں تم جیسی ابھی چند دن پہلے مجھ سے بے حیائی کی طعنے دے کر آج اسی بے حیائی کی حامی بننے آئی ہو، اور اس طرح کے کل 10 یا 5 لاکھ میں بھی بہوشی آؤ گی۔ وہ ہنسا۔ اگر پیسے کم ہے تو بتاؤ، میں اس کا متبادل ڈھونڈ دیتا ہوں۔ میرا دوست ہے نا رضی، اکثر آفس میں دیکھا ہوگا تم نے اسے بھی، تم باغی ہو تو وہ بھی منہ ماں کی قیمت ہو۔ انف، ابیا نے اس سے زیادہ اپنی نفسانیت کی تذہیر برداشت نہ ہی کر سکتی تھی۔ ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑی ہوئی، انف، دانیال ملک، تم تو انسان کروانے کے لائق بھی نہیں ہو، اس لیے میں اپنے الفاظ تم جیسے گندگی میں لتھڑے غلیظ پر ضائع نہیں کروں گی۔ ایسی آفریں اپنی جیسوں کو دو سمجھے۔ میری بے بسی نے مجھے تم جیسے شیطان کی آفر قبول کرنے کی مجبور کیا، ورنہ وہ غصے سے کہتی، چیئر کو ٹھوکر مارتی، آنسو روکتی، کلب سے باہر نکلی۔ لعنت ہو مجھ پر، اتنی گری گری کہ خود کو بیچنے چلے گی۔ تف ہے تجھ پر ابیا ہاشم، تف آخر کو نکلی نا ایک جوار کی اولاد۔ وہ آنسو پوچھتی، خود کو ہلانا ملامت کرتی، سنسان سی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے مالک مجھے معاف کر دے، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی میں، اپنی عزت کی چادر اپنے ہی ہاتھوں سے داغدار کرنے چلی تھی۔ اوف توبہ میرے مالک توبہ، نہ جانے کیسے میں نے ایسے سوچا بھی۔ پیچھے سے آتی بائیک پر دو موجود نوجوانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ابیا کے پرس کو چپٹا۔ وہ ابھی سوچا میں چلی جا رہی تھی، ایسے افطار کی ہرگز تیار نہ تھی۔ جھٹکا لگنے پر اچھی، رکو رکو میرا پرس، میرا سیل۔ وہ چہلاتی رہ گئی، مگر وہ لوگ اپنا کام کر دکھا کر جا چکے تھے۔ سمبل بیٹا کیا کر رہی ہو؟ فریہ بیگم نے سمبل کے روم میں آ کر اسے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ناول پڑھ رہی تھی۔ کوئی کام تھا کیا؟ وہ ماں کی طرف آئی۔ ہاں، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سمبل نے بیڈ پر لیٹ کر اس کے سر ان کی گود میں رکھا۔ انہوں نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوما۔ اچھا، مسکا مت لگائیں، بتائیں کیا کام تھا؟ بہت بدتمیز ہو، مائیں بھی کبھی مسکا لگاتی ہیں اولاد کو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی مائی سویٹ موم۔ سمبل نے مسکراتے ہوئے ماں کے ہاتھ پکڑے۔ اچھا سنو میری بات، فرمائیں ملکہ عالیہ شرارت سے چڑھا۔ سمبل اوکے سیریس۔ سمبل نے داز میں منہ پر انگلی رکھی۔ وہ تمہارے لیے اچھا پرپوز آیا ہے۔ ہوں تو مستحنانہ سی، اچھا پرپوز تو ہر 2-4 ہفتے بعد آتے ہیں، مگر ہر اچھے پرپوز کی دغدار آپ کی دغدار بیٹی کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ امی کوئی نئی بات نہیں، وہ زدہ سی بولی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، تم لاکھوں میں ایک ہو، آپ ماں ہیں اور آپ کو اپنی بیٹی ہر عیب سے شفاف ہی نظر آئے گی۔ میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں۔ فرحہ بیگم تڑپ پڑی۔ یہ عیب نہیں تو کیا ہے؟ سمبل نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا جہاں دائیں جانب کمٹی سے کان کے نیچے تک سیاہ نشان تھے جو اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مات کر رہے۔ یہ سب ہونا لکھا تھا میری جان۔ فریہ بیگم نے اس کے آنسو پوچھے۔ مگر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی جو لڑکی یہاں سے نکلی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ ذرا آشا نے کلب کی گیٹ پر موجود گن مین سے پوچھا۔ کون سر؟ ابھی 4 منٹ پہلے جو نکلی ہے سر، وہ لڑکی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہاں چادر اس کی پہچان بن گئی تھی اور وہ بدبخت اسی چادر کو اتارنے چلی تھی۔ ہاں وہی سر، وہ دائیں طرف گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ جتنا پوچھا گیا ہے اتنا ہی جواب دیا۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے کہتا دائیں طرف بھاگا۔ گن مین نے حیرت سے اسے ایک لڑکی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ میں کیوں یہاں ہوں؟ مجھے بھی لے جاؤ مجھے بھی، لوٹ لو سب، بکاؤ مال ہوں میں۔ ہاں ہاں آؤ، لگاؤ میری بولی، میں تیار ہوں، لگاؤ بولی۔ ابیا پرس چھین جانے کے صدمے سے زمین پر بیٹھی بنا سوچے سمجھے چلا رہی تھی۔ پرس میں موجود موبائل چند ہزار روپے تھے جو وہ ایک کولیگ سے مانگ کر لائی تھی تاکہ گھر کا کرایہ ادا ہو سکے، اور اب پرس چھین چکا تھا اور وہ صدمے سے چور گھنٹوں میں سر دیے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا نظر شاہ نے یہ چیخ پکار بخوبی سنی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا پاس آیا۔ ابیا نے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے گھٹنے سر اٹھایا اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس ہینڈسم شخص کو دیکھا۔ یہ یقیناً اسی کلب سے میرے پیچھے آیا ہوگا۔ جلدی سے کھڑی ہوئی، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پرس چھیننے کا صدمہ شاید اس کے دماغ کو مفلوج کرتا تھا، اس لیے پھر سے وہی کچھ کہہ رہی تھی جس سے ابھی 4 منٹ ہوئی تھی۔ مگر پیسے ابھی میری مرضی کے لوں گی، میں خوبصورت ہوں، یقین نہ آئے تو وہاں۔ ابھی نے کچھ فاصلے پر موجود اسٹریٹ لائٹس کی طرف جایا، وہاں روشنی میں لے کر جا کر دیکھ لو۔ اور پاگلوں کی طرح اشارہ کرتی ہوئے ذرا کو آج اتنے عرصے بعد پھر سے کسی لڑکی پر ترس آیا تھا، یا پھر شاید اس کی بے بسی بے چارگی پر ترس آیا تھا، اس لیے آہستگی سے مزید قریب ہوا۔ بائیں ہاتھ میں پکڑے چیک کو آگے بڑھایا جو وہ آتے ہوئے گاڑی میں موجود چیک بک سے سائن کر کے لایا تھا۔ یہ لے لو، جتنے پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، عورت کی عزت، اس کی نفسانیت اتنی افزا نہیں ہوتی کہ چند پیسوں کی غوث بیچ دی جائے۔ یہ تو بہت نازک ہوتی ہیں، جس پر پڑا ہلکا سا چپٹا بھی اس کی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور جو عورتیں اپنے ہاتھوں اپنی عزت بیچتی ہیں وہ خود کو عورت کہلانے کے حقدار نہیں۔ زنان نے اسے اپنی طرف حیرانی سے دیکھتے بھاگ کر آہستگی سے اس کے ہاتھ پکڑا اور چیک تھما کر واپس مڑ گیا۔ ابھی منہ کھولے سے طرف دیکھتی رہی جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا۔
सिंपल पंजाब यूनिवर्सिटी में BSc केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी। इस वक्त वो उसकी जन क्लास फेलो केमिस्ट्री लैब में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स का तजर्बात कर रही थी। यूनिवर्सिटी में चंद दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कुछ स्टूडेंट किसी सर्वे के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। इन स्टूडेंट में ज़रार शाह भी शामिल था। ज़रार शाह अपनी 22 साल ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आया था। पहली दफ़ा 15 साल की उम्र में आलम शाह बाप के एक्सीडेंट पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए और दूसरी दफ़ा अब इसलिए वो पाकिस्तान बल्कि लाहौर को ही चंद दिनों में अच्छी तरह से देख लेना चाहता था और इस काम की शुरुआत वो यूनिवर्सिटी से कर चुका था। आज उसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट किया था और अब थकन से चूर हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक इसकी नज़र केमिस्ट्री लैब के बोर्ड पर पड़ी। इसने अपने कदम हॉस्टल की बजाय इसी तरफ मोड़ दिए। अब वो लैब जा रहा था। जरूर शाह जाते जाते ना सिर्फ चेक छोड़ गया था बल्कि अपने लाश भी अबिया हाशिम के हाथों में छोड़ गया था। सुनो, रुको रुको, हो कौन हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो प्लीज। अबिया इसके ओझल होते ही होश में आकर इसके पीछे भागी, मगर वो जा चुका था। वह हैरत से अपने हाथ में मौजूद 10 लाख के चेक को देख रही थी। एक बार मुख्तलिफ केमिकल्स की सिंबल ने ज़रार शाह का इस्तकबाल किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसका इजाज़त ले रहा था। सिंबल वो देखकर ज़रार शाह हमना ने उसे बुलाया, जो एसिड के जार को एहतियात से टेबल पर रख रही थी। एग्जिट, ये एसिड है। गिर गया तो सिंबल ने इसे घूरा। छोड़ो इसे, एसिड वेसिड को। वो देखो, ज़रार शाह झमना ने कुछ फासले पर मौजूद ज़रार की तरफ इशारे किया। तेरे मामे का पुत्र है ये? ज़रार शाह जो कान खाई जा रही है वो चिड़ी। अरे नहीं यार, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। हाँ, तुम्हें क्या करूँ इससे? सिमर ने एक नज़र से आधे अंग्रेज और आधे पाकिस्तानी को देखा, जो ब्लैक पैंट और ब्लैक ही टी शर्ट में रेड जोगर्स पहने बहुत दिलकश लग रहा था। कितना हैंडसम है ना? हमला ने हंसर से कहा होगा। सिंबल ने शान से कहकर बैग से सेल निकाला। बहुत ही बोर हो तुम, कसम से। तुम्हें आज से 2-4 सदी पहले ही दुनिया में आना चाहिए था, बुड्ढी रूह। हमला ने उसके बाजू में दब मारी। दब लगने से सिंबल का सेल छूटकर टेबल के नीचे जा गिरा। दफर, इसने हमला को घूरा। सॉरी यार, सॉरी। वो दहाई से मुस्कुराई। अच्छा तुम उठो, सेल में इतने में आयल से नोटिस पकड़वा लाऊं। हमने कहती हुई आयला के ग्रुप की तरफ बढ़ी। सुराज शाह सेल कान से लगाई गिरनी से बात करते इस तरफ बढ़ रहा था। बाप से मिल आना, मेरा मूड नहीं। ग्रीनी, एंड प्लीज डोंट फोर्स मी। वो बताया हुआ बोला। ओके फाइन, एज यू विश माई सन। वो मुस्कुराए। मैं थैंक्स स्वीटी। वो बात करते हुए नीले पीले केमिकल के जार्स को देखते आगे बढ़ा। अचानक पाँव किसी वजूद से जोरदार टकराव तासुम के नतीजे में ना सिर्फ उसके सेल छूटकर दूर जा गिरा बल्कि वो खुद भी नीचे झुके हुए वजूद पर गिरा। ज़रार शाह का बचाव के लिए उठना या हाथ टेबल पर मौजूद एसिड चार्ट पर बढ़ा और फिर पूरा लैब में सिमल फारूकी करबनाक चीखें बुलंद हुई। एक बिया कहाँ थी तुम? रात के 10 बज चुके हैं। अम्मी बार बार पूछ रही तुम्हारे बिया। नेहा ने गेट पर ही रोका। नफ, नेहा आगे तो आने दो मुझे। वो गुस्से की गतियाँ बढ़ गई। अम्मी सौगी क्या है? अम्मी, इसने इमरानते में आकर पूछा। हाँ, वो मेडिसिन ले ली थी इसलिए। अच्छा, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे तंग मत करना, बिया कहती हुई सीढ़ियाँ फलांगने लगी। नेहा ने हैरानगी से उसकी पक्ष को देखा। ज़रार शाह आलम शाह और फातिमा जैकलीन का इकलौता बेटा था। आलम शाह तालीम के सिलसिले में यूके गए और वहीं इन्हें जैकलीन पसंद आ गई। दूसरी तरफ जैकलीन भी इनसे मुतासर हो चुकी थी। आलम शाह को जैकलीन की पसंदगी का पता चला तो इज़हार में ज़रा देर न की। जैकलीन तो जैसे तैयारी बैठी थी फ़ौरन शादी का कहा, पर मजहब की दीवार को आलम शाह ने महसूस किया। मगर यह मसला भी जैकलीन ने खुद ही हल कर दिया इस्लाम कबूल करके। अब शादी में कोई रुकावट न थी, इसलिए एक दो रोज़ दोनों निकाह के मजबूत बंधन में बंध गया। आलम शाह ने जब पाकिस्तान अपनी शादी को बताया तो वहाँ से गम व गुस्से का इज़हार किया गया और साथ ही वजाहत शाह वालद की तरफ से कतई तारीखी भी कर दी। शादी के 1.5 साल बाद फातिमा जैकलीन ज़रार शाह को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। आलम शाह ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और अब वो वापस पाकिस्तान जाना चाहते थे। गिरनी फातिमा की मादर ने आलम शाह पर जोर दिया कि वो ज़रार को इनके पास यूके छोड़ जाएं। थोड़े पेश और बश के बाद वो 1 साल ज़रार को गिरनी के पास छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। ज़रार ने भी अपनी ज़ात गिरनी की तरफ महदूद कर ली। बाप से कोई खास लगाव न था। महूज फ़ोन पर चंद बातें कर रहे थे। आलम शाह के इस्तार के बावजूद मुस्तकबिल पाकिस्तान नहीं आया। आलम शाह का पाकिस्तान अपनी कज़न से शादी कर चुके, जिससे उनकी 2 बेटे और 1 बेटी थी। शायद इसीलिए ज़रार पाकिस्तान नहीं आता था कि बाप को कौन सा इसकी ज़रूरत है। औलाद तो उनके पास मौजूद, मगर वो ये नहीं जानता था कि औलादें चाहे कितनी ही हों मगर पहली औलाद की अपनी ही बात होती है, क्योंकि पहली औलाद ही एक औरत और मर्द को पहली दफ़ा माँ और बाप के रुतबे पर फाइज करके इनकी तकमील करती है। अगले दिन अबिया ने हॉस्पिटल में सारे चार्जेस जमा करवाए और अगले ही दिन ऑपरेशन अपॉइंटमेंट ले ली और काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी और बारहा इस पाकज़ात को शुक्र अदा कर चुकी थी
جس نے اس مہربان کو بیچ کر اس سے گندگی میں لتڑنے سے بچا دیا؟ وہ کون تھا؟ کیوں اتنی بڑی رقم بنا کسی ثبوت کے دے گیا؟ اس بارے میں فی الحال سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ نیہا بارہا اس سے اتنے زیادہ پیسوں کو پوچھ چکی تھی، مگر ابیہ نے اسے ٹال دیا۔ ابھی سب سے ضروری ماں کا آپریشن تھا، وہ خرید سے ہو جائے، باقی سب پھر۔ یہی سوچ کر وہ خود کو ریلیکس کر چکی تھی۔ سمبل ٹیبل کے نیچے سے موبائل اٹھانے جھکی تھی جب زرار اس کی ٹانگوں سے اڑ کر گرا اور اس کے ہاتھ سے گرنے والے ایسڈ سمبل کے چہرے کو داغدار کر گیا۔ 3 ہفتے تک سمبل ہاسپٹل ایڈمٹ رہی۔ اس دوران زرار شاہ نے سمبل کے گھر والوں سے معافی مانگی تھی۔ سب جانتے تھے یہ ایک حادثہ تھا، اس لیے فرح بیگم نے اسے معاف کر دیا۔ وہ سمبل سے ملنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ کسی کو ملنے سے۔ ان کے ٹوائل کی واپسی کا دن آ گیا اور وہ سمبل سے ملے بنا، اس سے ایکسکیوز کیے بنا ہی واپس یوکے آ گیا۔ سمبل کے 2 سرجریز ہوئی جس سے اس کا فیس کافی حد تک ریکور کر گیا تھا۔ مزید سرجریز درکار تھی، مگر سمبل کے دونوں بھائیوں نے اس سے اتنے خراجات اٹھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ابھی کچھ سیاہ دھبے کمپنی کے ساتھ کان کے نیچے تک موجود تھے اور اس کے چہرے کے اس داغوں کی وجہ سے ہر رشتے والا انکار کر جاتا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس حادثے کو جب فرح آج پھر سے اس کہنے آئی تھی کہ ایک اچھا رشتہ آیا ہے اس کے لیے۔ سمبل، وہ لوگ کل آئیں گے، مجھے اور تمہارے بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ وہ لوگ بھی رشتے کے ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی لے لیں گے۔ سمبل نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ کیوں؟ پہلے مجھے دیکھیں گے نہیں کیا؟ وہ زفرن، وہ تمہیں دیکھ چکے ہیں۔ فرح بیگم نے آہستگی سے کہا۔ کون؟ وہ ہونکسی زرار شاہ۔ دماغو ہما کے منہ سے زرار شاہ کا نام سن کر وہ بدھ بن گئی۔ زرار پاکستان میں واپس تو آ گیا، مگر اس کی سوچیں ابھی بھی وہی تھیں۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی گلٹی فیل کر رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، مگر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے کوئی اسٹیپ لینا چاہتا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس حادثے کو جب اس نے گرنی سے سمبل سے شادی کا کہا۔ گرنی اس کی فطرت اچھی سے جانتی تھی کہ جب بھی اس کے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو جائے تو وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کا نقصان کو کسی نہ کسی طرح پورا نہ کر دے۔ وہ جانتی تھی کہ زرار صرف اپنی غلطی کے ازالے کے لیے سمبل سے شادی کر رہا ہے، جس سب میں دل کا کوئی معاملہ نہیں، مگر وہ اس سے رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے عالم شاہ سے بات کی۔ عالم شاہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کا بیٹا پاکستان میں شادی کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور آج عالم شاہ گرنی اور زرار شاہ سمبل فاروق کے گھر ان کا رشتہ لینے آئے تھے۔ فرح بیگم نے سمبل کی مرضی کے خلاف ہی ان کو ہاں میں جواب دے کر 3 دن بعد نکاح اور 15 دن بعد رخصتی دے کر دی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ سمبل، مارکیٹ کا چکر لگائیں، تمہاری بھابھیوں سے مجھے کوئی امید نہیں، اس لیے خود ہی شاپنگ کرائیں۔ اٹھو میرے بچہ، فرح نے ساتھ بیٹھی سمبل کا کہا۔ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ شادی کروں گی۔ سمبل، بچپنا چھوڑو، تم جانتی ہو سب۔ پھر بھی میں جانتی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں، مجھے زرار شاہ سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ تم جانتی ہو نا 2 دن بعد نکاح ہے تمہارا۔ مجھے نفرت ہے زرار شاہ سے، میں ہرگز اسے شادی نہیں کروں گی۔ جب اسے دیکھوں گی مجھے اس روز اس کی وجہ سے ملنے والی اذیت یاد آئے گی اور میں اسے بس سمبل، اس روز جو بھی ہوا اس میں زرار کا کوئی قصور نہیں۔ فرح تمبل سے بولی۔ اس قصور تو میرا بھی نہیں تھا امی، پھر مجھے کیوں سزا ملی اور تم اس سزا کو ختم کون سا کرنا چاہتی ہو؟ پچھلے 2 سال سے ریجیکشن سن کر تھکی نہیں ہو کیا جو پھر انکار کر رہی ہو؟ ہوئی تو یوں کہیں نا آپ بھی تنگ آ گئی ہیں مجھ سے اپنی بیٹیوں کی طرح۔ سمبل سمجھ جاؤ کیوں نہیں رہی ہو تو مجھے کیوں نہیں سمجھ امی؟ تم مت سمجھو، بس اتنا جان لو کہ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے۔ امی، وہ میں منائی، پلیز سمبل، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تمہیں اس زمانے کے سرد و گرم سے مزید بچا سکوں۔ میری جان، اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کے قبول کر لو۔ یہ لو، ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے سامنے۔ امی، کیا؟ پلیز امی، میں تیار ہوں۔ سمبل نے ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ ٹھیک 3 دن بعد سمبل فاروق اور زرار شاہ کا نکاح ہو گیا۔ 15 دن بعد رخصتی تھی۔ انہیں 15 دنوں میں ہی عالم شاہ نے اپنے اندر اثر و رسوخ سے سمبل کے پیپرز بھی ریڈی کروا لیے تھے اور 16 دن صبح 11 بجے کی فلائٹ سے گرنی زرار اور سمبل مسز سمبل زرار بن کر یوکے کے لیے فلائی کر گئے تھے۔ شازیہ بیگم کا آپریشن بخیریت و عافیت ہو گیا تھا۔ ابیہ اور نیہا بہت خوش تھی۔ آج انہوں نے ڈسچارج ہو کر واپس گھر آنا تھا۔ نیہا، تمہیں جیسے سوپ کا بنایا ہے بالکل ویسے ہی بنا لینا، میں ویل کلیئر کر کے 3-4 بجے تک امی کو لے کر آ جاؤں گی۔ اوکے میڈم، اب آپ بے فکر ہو کر جائیں اور خیریت سے واپس آئیں۔ نیہا شوخی سے بولی۔ ہاں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو۔ ابیہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ بیا، تم نے اس روز تو ٹال دیا، مگر آج تو بتا دو تمہارے پاس اتنے لاکھ کہاں سے آئے؟ ابیہ یہی سب سوچ رہی تھی جب نیہا نے اس کے بیڈ کی بالٹی پر بیٹھ کر پوچھا۔ ابیہ یہ سب بات کسی سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے فوراً نیہا کو بتانے لگی۔ وہ اصل میں ابیہ نے اسے دانیال مالک کی آفر سے لے کر اس اجنبی مہربان کی مہربانی تک کی تمام باتیں بتا دی۔ اب کہاں سے اتنے پیسے واپس کریں گی اور کس طرح؟ تم تو نام بھی نہیں جانتی ہو اس کا۔ نیہا، جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اگر کوئی اتنا
पता होता तो कम से कम इसका शुक्रिया तो अदा कर देती और फिर कहीं जॉब करके किस्तों में ही उसके पैसे लौटा देती। पर अब भैया तुमने चेक पर उनका नाम नहीं पढ़ा। नेहा ने एक्साइटेड होकर पूछा, यही तो गलती होगी मुझसे। मैं उस रोज इतनी डिस्टर्ब थी कि बिना देखे सोचे समझे बैंक से कैश करवाया और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जमा करवा दिए। और अब यही सोच रही हूँ कि मैं इस शख्स को कैसे ढूंढेगी। और परेशान से बोले, हाँ बैंक से पता कर लेते हैं। नेहा ने मशवरा दिया, मगर क्या कहूँगी मैं? आज से 20-22 दिन पहले मैंने एक चेक कैश करवाया था, पता नहीं किसके नाम का। प्लीज बताएं क्या नाम लिखा है इस पर। अबिया ने कड़कते हुए इस मशवरे का मजाक उड़ाया। तो फिर ये कि अपने नन्हे से दिमाग को इतना ना थकाओ कि बिल्कुल ही ठोस हो जाए। अबिया ने बहन की शक्ल देखकर कहा, बहुत बदतमीज हो तुम। नेहा मुंह बसोर कर मौका मारा। जब बहुत अरसे बाद दोनों बहनों की ऐसी कमरे में गुंजी थी। सिंबल बेटा उठ, इट्स योर रूम नाउ, बी फ्रेश एंड टेक सम रेस्ट। में चाय बनवाती हूँ, ग्रीनी मुस्कुरा कर कहती। सिमल को जरार के रूम में छोड़कर चली गई। सिमल ने चारों नजरें घुमाई। कमरे इजाजत लिया हूँ, कमरा तो अच्छा डेकोरेट किया है। इसने नाक चढ़कर तारीफ की। मुझे क्या इस कमरे से और कमरे वाले से। कंधे और छाती वाशरूम में घुस की फ्रेश होकर निकली कि कमरे में जरार को मौजूद पाया। वह नजरअंदाज करती आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगी। जरार इससे बेनियाजी पर मुस्कुराता इसकी तरफ बढ़ा। हाउ आर यू माई डियर वाइफ। इसने सिमल के पीछे खड़े होकर आईने में नजर आती इसके अक्स से पूछा। सिमल ने एक नजर इस पर डाली और बिना जवाब दिए फिर से बालों में बर्श डालने लगी। अफवाह मुझसे पर किस बात पर? वो इसके अंदाजे पर से हैरान हुआ। सिमल अभी होश रही। सिमल जरार ने इसको रुख अपनी तरफ किया और नजर झुका गई। लुकिंग नाइस, तारीफ की। तारीफ और संभल झटके से सराय में अच्छी लग रही हूँ तब कर जवाब पूछा। यस यू आर लुकिंग सो प्रीटी। जरा ने सिरे के कहाँ से लग रही हूँ प्रीटी? वो अभी भी तपी हुई थी इस छोटी झूठी तारीफ पर। फ्रॉम हियर, जरार ने मोजल से आवाज में कहकर इसके सियाह दब्बों को बहुत प्यार और आस्तिक से होंठों से छुआ। संभल को इससे इतनी बेबाकी की उम्मीद न थी, इसलिए फौरन पीछे हटी। आई एम टायर्ड कहती हुई वो जल्दी से बिस्तर की जाना बढ़ी। फाइन स्वीटी, टेक रेस्ट। जरूर मुस्कुराता हुआ वाशरूम में चला गया। पीछे सिंबल खुद को निपट रही थी। मुझे हर किसी शख्स की चालों में नहीं आना, बल्कि मुझे तो इसके साथ इससे आगे वो सिर्फ से मुस्कुराई और कंफर्टेबल मुंह तक लेकर आंखें बंद कर ली। एक हफ्ते से ऊपर हो गया था इन्हें इंग्लैंड आई हो, मगर सिमल ने जरार को खुद के करीब नहीं आने दिया। वो जब भी इसे कोई कोशिश करता, सिमल कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद बचा लेती। जरार इसके अंदाज से हैरान जरूर था, मगर फिलहाल खामोशी से जज कर रहा था कि सिमरन इतना ऐसा क्यों कर रही है। इन्हीं दिनों गिरनी ने बताए बगैर उनकी मलेशिया की टिक्स बुक करवा दी और खाने के टेबल पर सरप्राइज आउट किया। गिरनी आप पूछ तो लेती, बिला वजह इतने पैसे जाए किए। जरार पानी के गिलास मुंह को लगाता बोला, जो पैसे मैं अपनी खुशी से अपने बच्चों पर खर्च कर रही हूँ कैसे जाए हुए बोला। और इसलिए हैनी में बस शादी के शुरू दिनों में जाते हैं, फिर बेबीज आगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों सिमल, मैं ठीक कह रही हूँ ना? गिरनी ने मुस्कुराकर सिमल को देखा। सिमल तो इनकी बात पर ही सर झुका गई थी, क्या जवाब देती? जरार ने एक नजर इसके जगह सर को देखा और खड़ा हुआ। गिरनी में फैसी की तरफ जा रहा हूँ कि चले जाओ, बट मलेशिया के लिए रेडी रहना, राइट? ओके। वो गिरनी के सर पर बॉस लेकर मुस्कुराता हुआ निकल गया। सिमल बेटा तुम खुश नहीं हो क्या? गिरनी नोट कर तो कब से कर रही थी, मगर पूछा जात नहीं। मैं खुश हूँ, वो मुश्किल मुस्कुराई। तो फिर तैयार होकर रहा कर मेरी जान, अभी तो शादी को चंद दिन हुए। मैंने सुना था पाकिस्तानी लड़कियां मेकअप की बहुत ध्यानी होती है, मगर तुम तो बहुत सिंपल हो। देखो यही दिन है इस एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करने के, मगर तुम लोग तो एक दूसरे से खींचे से रहते हो। क्या वजह जान सकती हूँ मैं? नहीं गिनी, आपको वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। मैं पहली दफा घर वालों से इतना दूर हूँ, इसलिए एडजस्टमेंट में वक्त तो लगेगा। सिमल उकतासी बोली, आई नो डेट एडजस्टमेंट बट में वक्त लगेगा, पर मैंने तुमसे एक बात करना चाहती थी, तो तुम मेरी बात मानोगी ना? सिंबल गिरनी ने मान से पूछा। जी जी क्यों नहीं करे? वो फौरन बोली, जैसे बात सुनकर जान छुड़वाना चाहती थी। सिंबल जरूर जरार मोहब्बतों के मामले में बहुत अनलगी रहा है। बर्दाश्त पर माँ चली गई और फिर आलम के पाकिस्तान में जाने से वो बाप से महरूम हो गया। मैं जानती हूँ ये सब पर खुद की तन्हाई मिटाने को जरार को अपने पास रख लिया। अपनी सारी ममता सारी मोहब्बतें मैंने इस पर लुटाई, मगर फिर भी कुछ कमी सी है और मैं चाहती हूँ वो कमी तुम अपनी मोहब्बत देकर पूरी कर दो। देखो मैं जिस एज में हूँ कभी भी चल बसूँ, मगर जानती हूँ कि मेरे बाद कोई हो जो बड़े मान से उसे चाहे, उसकी तन्हाई को समेटे, और वो कोई तुम ही हो। सिंपल गिरनी मुस्कुराई। पता है सिंपल, मैंने अपने बेटे को औरत ज़ात की इज्जत करना सिखाया हो। तुम ये सब देखोगी भी इसके साथ रहकर। एक मर्द की लाइफ में हर औरत महसूस जगह होती है, माँ, बहन, बीवी और बेटियों। मेरे जरा नहीं, ना माँ देखी ना ही बहन। बीवी की सूरत में तुम आ गई हो, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बेटी से भी नवाज देगा। सिंबल इंतहाई बेजारी से सब सुन रही थी। तुमने देखा सिंबल, मेरा
زرار ہر رشتے میں کتنا سیریس ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت عزت اور محبت دے گا، اور میری ریکویسٹ ہے سمبل کہ تم بھی اس سے محبت کرنا، وفا کرنا، اور اس کی ساری تشکیوں کو مٹا دینا میری جان۔ تم سمجھ رہی نہ میری باتیں؟ گنی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی سمبل نے کہا، تمہاری سر لایا۔ او تھینکس سویٹ گرل۔ گنی نے مسکرا کر سمبل کے ہاتھوں کو بوس دیا اور آج زرار کو سمبل کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ ہاں تم ریڈی ہو جاؤ، کچھ دیر میں باہر چلتے ہیں گھومنے، تم شاپنگ بھی کر لینا۔ زرا نے میگزین پڑھتے سے مجھ سے کہا، وہ کل ملیشیا آ چکے تھے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ لاپرواہی سے بولے، کیوں نہیں جانا تمہیں؟ میری مرضی سے منع کرنا چاہا، ایک دفعہ اپنی مرضیوں کی لسٹ بنا کر دے دو تاکہ میں آگاہ ہو سکوں۔ زرار نے تھوڑے غصے میں آ کر کہا، دے دوں گی مگر ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ واٹس یو پرابلم گرلز؟ اس کے اندازے پر زرار نے چلاتے ہوئے میگزین چھین کے، بدتمیزی میں ہے یہ جو تم کر رہی ہو، اور کیا ہے تمہارے خیال میں؟ میں نے کہا نا مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ سمبل بھی لحاظ چھوڑتی چلائی، ڈونٹ بی شاؤٹ ایڈیٹ۔ زرار نے لائبریری میں کھلتی ونڈو بند کی، میں چلاؤں تو ایڈیٹ اور تم چلاؤ تو مذہب؟ ہاں سمبل، واٹ آر دس یار، تمہیں مجھ سے جو بھی ایشو ہے کلیئر کرو، یوں روز روز میری انسلٹ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ وہ ڈھیلا پڑا، کیوں ہے بلا وجہ غصہ کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ سکون، سمبل نے دل میں کہا۔ سمبل، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی چپ اور دوبارہ بولا، میں تمہاری انسلٹ نہیں کرتی، لاپرواہی سے بتایا، میری فیلنگ کی تو کرتی ہو نا۔ آئی نو ڈیٹ، ہماری کوئی لو میرج نہیں ہے جو ابھی سے ہم دونوں دھواں دار عشق و محبت میں گرفتار ہو جائیں، مگر تھوڑی بہت محبت کرنے کی، رومانس کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ شرارت سے کہتا، سمبل کے قریب آ کر، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا۔ سمبل نے ناک چڑھایا، مگر مجھے تو ہے۔ زرار نے اسے ہنسارے میں لیا، پلیز زرار لو می۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زرار کا ہنسارا مضبوط تھا، پلیز زرار۔ وہ تھک کر منائی، نو مور پلیز ہنی۔ وہ اس کے چہرے پر جگہ اس کے سیاہ نشانوں کو چھو رہا تھا، بار بار دیوانوں کی طرح۔ وہ شاید اسے اس سمجھ سے سمبل کو اس نبے سے ملنے والی تکلیف کو کم کرنا چاہ رہا تھا، مگر سمبل کو اس کا چھونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور خود کو چھڑانا چاہتی تھی، مگر آج زرار نے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ وہ دونوں ملیشیا میں 15 دن کا ہنی مون ٹرپ گزار کر واپس آ چکے۔ زرار نے جاب پر جانا شروع کر دیا، وقت ہمیشہ کی طرح بنا رکے گزرتا جا رہا تھا۔ سمبل کے رویے میں بھی بہتری آ گئی تھی، اس نے زبان کا استعمال کم کر دیا تھا۔ وہ زرار کو کسی بھی عمل سے روکتی ٹوکتی نہیں تھی، بلکہ اپنے رویے اور ایکسپریشن سے بیزاری کا اظہار کرتی تھی، جس سے زرار کو شرمندگی کے ساتھ اثر شبہ ہوتا کہ شاید سمبل کو کوئی سائیکی پرابلم ہے جو وہ یوں زرار کے قریب آنے پر اپنے ایکسپریشن سے کوتاہی شو کرتی ہے، جس سے زرار کوئی اچھوت ہو۔ انہی دنوں ایک روز پاکستان سے آنے والی کال نے سب کو پریشان کر دیا، فریحہ بیگم ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں۔ سمبل نے جب سے فون سنا روتے میں مصروف تھی، زرار کو اور گرنی مسلسل اس سے حوصلہ دے رہے تھے، چپ کر رہے تھے، مگر وہ روز قطار رو رہی تھی۔ زرار، میں سنبھال لوں گی سمبل کو، تم جاؤ اور پاکستان کی ٹکٹس بک کراؤ جا کے۔ گنی نے سمبل کے ہچکانے وجود کو سینے سے لگایا، جب گنی میں جاتا ہوں زرار 2 ٹکٹس بک کروا کے آیا تھا۔ وہ اور سمبل فرح بیگم جنازے تک پہنچ گئے تھے۔ اسی دوران زرار نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا، وہ ایک ہفتہ وہاں رہ کے واپس آ گئے۔ سمبل کے بھائی بھابھیوں کا رویہ سمبل کے ساتھ کچھ عجیب سا تھا۔ سمبل واپس انگلینڈ آ کر بہت چپ رہنے لگی تھی، آخر سہیلی جیسی مات چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہ پھر بھرنے والا زخم مل گیا تھا اسے، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ثابت ہوتا، یہ بڑے سے بڑا زخم بڑھتا نہیں مگر مندہ ضرور کر دیتا ہے۔ زرار اور گنی نے بھی اس سے توجہ دے کر اسے نارمل کر ہی لیا تھا۔ فنی بیگم کی وفات کے بعد سمبل کے دونوں بھائیوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا سمبل سے، مگر سمبل کو بھی ان سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ خود بھی سنبھل چکی تھی۔ سمبل وارڈروب میں بزی تھی جب زرار پیچھے سے آ کر اس کے گرد سارا باندھا، کیا کر رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس نے تھوڑی سمبل کے کندھے پر ٹکائی، نظریں نہیں آ رہا وہ بھائی، جب تم پاس ہوتی ہے تو مجھے تمہارے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ زرار نے اس کی بکھری لٹیں ہٹا کر گستاخی کی، زرار پلیز موقع تو دیکھ لیا کرو، ہر وقت رومانس سے تھکتے نہیں کیا؟ بیزاری سے بولا، ارے کہاں ڈارلنگ، تم تھکنے ہی کب دیتی ہو؟ وہ گبرو سے کہتا، اس کا روح اپنی جان میں موڑ چکا، اس سے پہلے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دروازہ ناک ہوا، کوئی ہے باہر؟ سمبل نے جان چھوٹنے پر شکر کیا، دیکھتا ہوں مگر واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ وانک مارتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا ہوں، کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ سمبل منہ بناتی پھر سے وارڈروب میں بزی ہو گئی۔ زرار، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر فری ہے تو ابھی کر لیتی ہوں۔ گنی نے اسے چینل سرچ میں مصروف دیکھا، وائی ناٹ ڈیئر لیڈی سیٹ ہیئر۔ اس نے گنی کا ہاتھ پکڑ کر پاس بیٹھایا، یہ ضرور، مجھے تم کسی فیسی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فیسی کے بارے میں؟ حیران ہوں، ہاں فیسی کے بارے کہیں وہ تو مجھے زرار، فیسی کے گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے منع کروں اسے اور باہر ہی ملا کرو اسے۔ ایسا کیا ہو گیا گرنی؟ وہ بات سن کر حیران، پہلے کی بات اور تھی زرار، مگر اب گھر میں تمہاری بیوی بھی ہوتی ہے اور اکثر تمہاری غیر موجودگی میں آتے ہیں، میں 1-2 دفعہ باتوں میں منع کر چکی ہوں مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور سمبل کو بھی سمجھاؤ کہ وہ اس سے زیادہ میل جول مت رکھے۔
गिन्नी प्लीज जो भी बात है डायरेक्टली कहे। वो जानता था ज़रूर कोई ऐसी वैसी बात है जो गिन्नी इस तरह कह रही है, वरना छोटी मोटी बात तो वो खुद हैंडल कर लेती। कुछ खास नहीं, बस मुझे फैसी का तुम्हारी गैर मौजूदगी में आना और सिमल का इसकी आवभगत करना पसंद नहीं। गिन्नी ने सीधी बात कही। ओके आई विल हैंडल, आप परेशान मत हो। ज़रूर नहीं। गिन्नी के परेशान चेहरे को देखकर इनके बूढ़े वजूद के गिर बाजू फुलाए और गिन्नी की बात पर ठटक चुका था। ज़रार गिन्नी की बात पर ठटक चुका था। सिमल का रवैया तो अभी भी कुछ खास अच्छा ना था इसके साथ, मगर फिर भी इसने सिमल के बजाय फैसी से बात करने का सोचा। फैसी का ताल्लुक पाकिस्तानी सियासी फैमिली से था। यूके स्टडी के लिए आया था, मगर स्टडी कंप्लीट होने पर भी वहीं था। ज़रार और फैसी के पहली मुलाकात यूनी में हुई थी और ये मुलाकात हल्की फुल्की दोस्ती में बदल गई, मगर वो दोनों एक ही दूसरे का उल्टे थे। फैसी का दो शौक थे, शराब और शबाब, जबकि ज़रार इन दोनों चीज़ों से कोसों दूर, मगर फिर भी वो दोस्त थे। फैसी और वहाँ अकेला था, इसलिए अक्सर घर आता जाता रहता, क्योंकि घर में सिर्फ ज़रार और गिन्नी होते थे, मगर आज सिम्बल भी थी, इसलिए एहतियात ज़रूरी थी। ज़रार ने फैसी से मिलकर बातों बातों में अपनी गैर मौजूदगी में आने से मना कर दिया था। आज वो हॉस्पिटल आया था सिम्बल का लास्ट सर्जरी का अपॉइंटमेंट लेने। ज़रूर ने शादी के बाद सिम्बल की 3 सर्जरी करवाई थी। जब से सिम्बल का चेहरा तकरीबन ठीक हो चुका था, तो थोड़े बहुत निशान बाकी थे, वो इसे चौथी और आखिरी सर्जरी से ख़त्म हो जाएंगे। 3 दिन बाद की डेट लेकर वो घर आ गया। सिमल किचन में थी जब वो आया। सलाम के बाद वहीं किचन में चेयर के सीट कर बैठ गया। गिन्नी कहाँ है? अपने रूम में मुदस्सर जावा। तुम क्या कर रही हो? खाना बना रही हो? नजर नहीं आ रही क्या? वो बेजार हुई। अच्छा एक कप चाय बना कर दो, काफी थक गया हूँ। ज़रा ने अंगड़ी ली। मैं फारिग नहीं हूँ, अभी जब होंगी तब बना दूंगी, वो तड़क बोली। सिमल बात करने का कोई तरीका होता है, वो तुम मुझसे यूं बात करती हो जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं एक सर्वेंट हूँ। तो मत बात किया करोगे, इतनी ही चुभती है मेरी बातें तो। फाइन मत बनाओ चाय, मैं मर नहीं रहा तुम्हारी चाय पीने को। वो भी गुस्से में आया। इतनी आसानी से मरने कहाँ है? मरने वाले कहाँ? मारना चाहती हो मुझे? ज़रा ने बाजू पकड़ के ऐसे अपने सामने किया। मेरी बिला से मरो या जियो, मुझे क्या, और छोड़ो मेरे बाजू जंगली। समझ ने बादल छुड़ाना चाहा जिसमें ज़रार की उंगलियां गड़ी हुई थी। तुम फिर से पहले की तरह बदतमीजी होती जा रही हो सिंबल। वो तो हमर से बड़ा, तो छोड़ दो फिर। मुझ जैसी बदतमीज को ले आओ कोई अपनी जैसी तमीज़दार। सिंबल बदतमीजी से बोली। तुम जानती हो तुम इस वक्त क्या कह रही हो? हाँ जानती हूँ, अच्छे से जानती हैं क्या कह रही हूँ, और पूरे होश से कह रही हूँ कि कह दे दो तलाक मुझे आए अगर। सिंबल ज़रार का हाथ उठा, मगर गिरनी ने इसका हाथ थाम कर रोक लिया। क्या कर रहे हो ज़रार? मैंने हरगिज़ तुम्हारी तरबियत इस तरह नहीं की। गिरनी दुख से बोली। देख लिया ना आपने, कहती थी मेरा बेटा औरत की इज्जत करना चाहता है, ये जानता है आपका बेटा। सिमल ने चिल्लाकर गिन्नी से कहा। चिल्लाओ मत सिमल, तुम इस वक्त गिन्नी से बात करी। ओह देख लूंगी तुम सबको, जो जोंग की तरह चिमट गए हो मुझसे। वो गौर कर कहती तेजी से किचन से निकली। क्या हुआ था? सिमल इस तरह रेक कर रही है। गिन्नी सिमल की बदतमीजी पर हैरानी। गिन्नी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चले रूम में चल कर बात करते हैं। ज़रार गिन्नी को इनके रूम में ले आया, लेट कर कमर उड़ाया। अब बताओ क्या हुआ था? पता नहीं, वो बाजार से बोला। तो फिर नौबत हाथ उठाने तक कैसा ही? गिन्नी डाइवोर्स का कह रही थी वो, इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर गई। मैं क्या कह रहा हूँ इसको खुश रखने के लिए, और वो बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये नहीं, मैं समझ रहा हूँ मुझसे अनजाने में इस गलती को ऐसा सा माफ़ कर देगी, मगर शायद वो अभी भी इसी बात को लेकर मुझसे नफरत करती है, जिसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं हो। प्रशांत बोला। ज़रार तुमने फैसी से बात की? ज़रार की बातों के जवाब में गिन्नी ये क्या पूछ रही हैं? ज़रार ने हैरत से गिन्नी को देखा। वो असल में ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तुम मूड ठीक करो अपनी मेरी जान। गिन्नी ने इसके थके थके चेहरे को हाथों में प्याले में लेकर माथे पर बोल दिया। आई एम फाइन स्वीट लेडी। ज़रार ने बेमुश्किल मुस्कुराकर इनको रिलैक्स किया। परसों की अपॉइंटमेंट है तुम्हारी सर्जरी की। ज़रार ने लेटे हुए बराबर में रहती समझ से कहा। वो हर बार में सिमर की बदतमीजी मिलाकर पहल कर लेता था। तुम्हारा एहसान नहीं है चाहिए, इसलिए कोई सर्जरी नहीं करवानी मुझे, समझे? बहुत बदतमीजी हुआ। सिमर क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों नफरत करती हो तुम मुझसे? लिए मुझे नफरत की वजह वसरादा से तुम नहीं जानते क्या सिमल? इस वजह को सधार रहा हो, मगर तुम, हाँ अब कहो कि तुमने मुझे से शादी इसी वजह से दस खा गई की है। ऐसी कोई बात नहीं सिमल। तो फिर बताओ क्यों की शादी मुझसे? वो उल्टा उठ बैठी। सब किसी न किसी से शादी करते हैं, तो मैंने तुमसे कर ली। हमदर्दी में तरस खा कर, है ना? वो तो फ्रेंड क्या बचपना है। तुम जिस दिन से आई हो ऐसे ही रिएक्ट कर रही हो मेरे वजूद से। मिजाज जब भी पास आता हूँ तुम यूँ शो करती हो जैसे मैं कोई अछूत हूँ, जो तुम्हें छूऊंगा तो तुम नापाक हो जाओगी। ये सब जानते हुए भी मैं इग्नोर करता रहा। एक दिन तुम्हें भी मुझसे लगा हो जाएगा, मगर तुम अभी भी इस तरह। मैंने जानबूझकर तुम पर तेजाब नहीं गिराया था, जो तुम अभी तक इसी बात को घसीट रही हो। वह भी उतार गया था इस रोज रोजी की जिग जिग से। मुझे सोना है, सोने दो, अपना लेक्चर बंद करो। सिंबल ने करवट बदल दी। ज़रार गुस्से से इसकी पश को देखता रह गया। गिन्नी के समझाने पर वह सर्जरी के लिए मान गई थी। सर्जरी के बाद जब सिमल ने अपना चेहरा आईने में देखा तो बिल्कुल बेयकीन थी कि ये वाकई वही है। इतने अरसे में आज अपने चेहरे को पहले की तरह साफ शफाफ खूबसूरत देखकर वो बेयकीन थी।
بہت اچھی لگ رہی ہو، ذرا نہ جانے کا پیچھا کرنا چاہتی ہوں آج ڈنر باہر کرتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ خیال ہے اور تم ہو جو مرضی آئی کرو، مجھے بلاوا جا ہر جگہ مت کسی ٹک کرو، تم بیوی ہو اس لیے تمہیں ہی گیس لوٹوں گا، مگر میرا موڈ نہیں کہیں بھی جانے کا۔ وہ بیزاری سے بولے، تو پھر کس کا موڈ ہے؟ ذرا شرارت سے پوچھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا سونے کا۔ وہ زرار کی بات سمجھ کر فوراً بولی، مگر میرا موڈ تو جاگنے اور جگانے کا ہے۔ کان کے پاس سرگوشی کی، مجھے سونے ہے بس، اس لیے تنگ مت کرو، ورنہ کیا میں گرنی کی روم میں چلی جاؤں گی۔ دھمکی دی، ہاں اوکے سو جا، مگر گرنی کو ڈسٹرب مت کرنا۔ زرار ہنستا ہوا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔